नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अपने कल के व्याख्यान में भाषा की विशेषताएं पर चर्चा की थी। उससे पहले हमने भाषा की प्रकृति, परिभाषा और भाषा व लिपि का संबंध पर भी विस्तृत चर्चा करी। आज हम भाषा की विशेषताएं भाग 2 के अंतर्गत जो शेष विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम एक नया बिंदु भी लेंगे कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं या हिंदी की बात करें हम, तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन भारतीय भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं और आधुनिक काल की भारतीय भाषाएं, यानी उसके अंतर्गत हम लेते हुए हिंदी का विकास करेंगे। क्योंकि प्राचीन समय में तो हमारी हिंदी थी नहीं। संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से ही फिर आधुनिक काल के अंतर्गत हिंदी का जन्म हुआ। तो ये कड़ी, एक श्रृंखला चली आ रही है। इसमें हम प्राचीन भारतीय भाषाओं का एक बार हमने पहले भी चर्चा करी थी सतही। कभी मौका मिलेगा तो हम उस पर विस्तृत चर्चा दोबारा करेंगे। लेकिन आज हम उसी क्रम के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे कि हमने भाषा की विशेषताओं के 2 बिंदुओं पर तो व्यापक चर्चा की थी। पहले विशेषता थी यादृच्छिकता और दूसरी थी सृजनात्मकता। आज हम तीसरी विशेषता लेते हैं, अनुकरण ग्राह्यता। अनुकरण ग्राह्यता नाम से स्पष्ट है, अनुकरण की प्रवृत्ति। मानवेतर प्राणियों की भाषा जन्मजात होती है। मानवेतर मतलब मनुष्य से अलग, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जंगली जानवर, सब तरह के उनकी जन्मजात होती है। मतलब जो जन्म से लेकर आते हैं उसके बाद वो सीखते नहीं है। गाय रंबाना सीखती है तो जन्म से ही सीखती है, उसके बाद नहीं कि उसको हम बार बार सिखाएं और वो उस तरह से सीख जाए, नहीं। तथा वे उसमें अभिवृद्धि या परिवर्तन नहीं कर सकते। किंतु मानवीय भाषा जन्मजात नहीं होती। अगर ऐसा होता तो फिर हम दूसरी भाषा सीख ही नहीं पाते। हम तो जब चाहे तब दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भाषाएं सीखना चाहे सीख सकते हैं। किंतु मानवीय भाषाएं जन्मजात नहीं होती। मनुष्य भाषा को समाज में अनुकरण से धीरे धीरे सीखता है। अनुकरण ग्राह्य होने के कारण ही मनुष्य एक से अधिक भाषाओं को सीख लेता है। यदि भाषा अनुकरण ग्राह्य न होती तो मनुष्य जन्मजात भाषा तक ही सीमित रहता। जैसे कि अभी हमने बताई थी बात, अगर ऐसा न होता तो हम बहुत सारी भाषाओं से वंचित हो जाते। नंबर 4 जो भाषा की विशेषताएं हैं वो है परिवर्तनशीलता। मानव भाषा परिवर्तनशील होती है। शनि शनि परिवर्तन होता ही रहता है। हम खुद देखते हैं, हमें भाषा के अतीत में नहीं जाना, बल्कि हम अपना देखें कि हम अपने जन्म काल से लेकर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी भाषा में परिवर्तन होता रहता है। जिस भाषा को अपनाने वाले मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपनी भाषा में परिवर्तन होते देखता है और उस परिवर्तनशील भाषा का वो प्रयोग करता है, तो स्वतः ही स्पष्ट है कि भाषा परिवर्तनशील है। वही शब्द दूसरे युग तक आते आते नया रूप ले लेता है। वर्तमान में तो ये बात बहुत अधिक लागू होती है। जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारे भाषा को, हमारे शब्दों को बहुत ही रूपांतरण किया है उनका। जैसे हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं हम सभी लोग, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो किस तरह से उसके संक्षिप्त रूप प्रचलन में लाकर उसी का ही प्रयोग ज़्यादा करने लगी है। पुरानी भाषा में इतने परिवर्तन हो जाते हैं कि नई भाषा का उदय हो जाता है। और इस सब युग के अंतर्गत है कि जब पुरानी भाषा में परिवर्तन होता है तो एक समानांतर दूसरी भाषा उसके अंदर आ जाती है। संस्कृत से हिंदी तक की विकास यात्रा भाषा की परिवर्तनशीलता का उदाहरण है। अगर ऐसा न होता आज भी संस्कृत भाषा ही हमारे साथ रहती, लेकिन उसका विकास हुआ और उसी के उद्गम से, उसी के गर्भ से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी का उदय हुआ। हो सकता है हमारे आने वाली 1000-2000 वर्ष बाद की मानव जाति को कोई और भाषा देखने को मिले। विविधता
इसकी पांचवी विशेषता है भाषा की, मानव भाषा विच्छेद है। उसकी संरचना कई घटकों से होती है। ध्वनि से शब्द और शब्द से वाक्य विच्छेद घटक होते हैं। ये सब हम पढ़ते हैं व्याकरण में भी, इनमें भी। इस प्रकार अनेक इकाइयों का योग होने के कारण मानव भाषा को विविक्त कहा जाता है। नंबर 6, अंतरणता। मानव भाषा भविष्य एवं अतीत की सूचना भी दे सकती है तथा दूरस्थ देश का भी ज्ञान कराती है। इस प्रकार अंतरण की विशेषता केवल मानव भाषा में ही संभव है। अन्य प्राणियों में अंतरणता की विशेषता संभव नहीं है। भाषा की विशेषता की अंतिम जो बिंदु है वह भूमिकाओं का पारस्परिक परिवर्तन। भाषा में दो पक्ष होते हैं, वक्ता और श्रोता। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। वार्ता के समय दोनों पक्ष अपनी भूमिका को परिवर्तित करते रहते हैं। वक्ता श्रोता और श्रोता वक्ता होते रहते हैं। ऐसे ही भूमिकाओं का पारस्परिक परिवर्तन कहते हैं भाषा की यह विशेषता रही है। आइए विद्यार्थियों, हमने अपने इन 2 व्याख्यानों में भाषा की प्रकृति, भाषा की परिभाषा, लिपि व भाषा का संबंध व भाषा की विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा की। अब हम एकदम नया अपना शीर्षक लेते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। अगर हम समय के हिसाब से इन तीनों कालों का वर्गीकरण करते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय जो है वो ईसा पूर्व 1500 सदी से लेकर ईसा पूर्व 5वीं सदी तक, यानी 500 सदी तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के समय की अगर हम बात करते हैं तो वो ईसा पूर्व 500 से ईस्वी सन 10वीं शताब्दी तक इसका समय है। कहने का मतलब है 1500 वर्ष तक। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय था 1000, 1500 से 500, ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 5वीं सदी। तो 1000 वर्ष का समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है ईसा पूर्व 5वीं सदी या 500 शताब्दी से 500 से ईसा के 10वीं सदी तक, यानी पूरा 1500 का समय। इनमें 3 भाषाएं आती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, या प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत या तृतीय प्राकृत भी कह सकते हैं। और तीनों का हम 500 में ले लेंगे, यानी 500 का समय पाली का, 500 का समय प्राकृत का और 500 वर्ष का समय अपभ्रंश का। लौकिक संस्कृत, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी उसमें संस्कृत थी, एक वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत के समानांतर ही दूसरी जो चली थी बाद की जो भाषा संस्कृत की वो कहलाती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत एक तरफ व्याकरण का आधार पाकर अपने निश्चित रूप में स्थिर हो गई थी। स्थिर यानी व्याकरण के जो नियम थे वो बहुत कठोर थे। तो दूसरी ओर लोक भाषाएं, अब व्याकरण के नियमों में जरा सा भी परिवर्तन वहाँ ग्राह्य नहीं था। और दूसरी ओर लोक भाषाएं, जो हम लोक में छोटे छोटे समूह में जो भाषाएं बोलते हैं वो तेज़ी से विकसित हो रही थी। इसी विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृत भाषा का विकास काल ईसा पूर्व 500 से 1000 ईस्वी सन माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के 3 रूप स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो हमने विगत में बता दिए, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली यह प्राकृत का प्रारंभिक रूप है जिसका समय 500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी के प्रारंभ तक माना गया है। इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि संस्कृत की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। एक अन्य मत के अनुसार संस्कृत के समानांतर लोक भाषा से इसका उद्भव हुआ है। इसमें प्रथम मंतव्य अधिक उपयुक्त लगता है। इसकी व्युत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने ढंग से विचार प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है मिश्र सिद्धांत के अनुसार पाठ और पाठ से बना पाली। मिश्र जगदीश कश्यप के अनुसार पर्याय, ये युद्ध उपदेश में पर्याय से आगे बढ़कर पलियाय, पलियाय से पालियाय और पालियाय से पाली बना। आचार्य विधुशेखर के मतानुसार
पहले पंक्ति, फिर उसका पंक्ति, पंक्ति से और पंक्ति, पल्ली और फिर पाली। डॉक्टर मैक्सवेल्सन के अनुसार पाटिल, पाटिल यानी पटना, पटना से होता हुआ पाडली और पाडली से फिर पाली शब्द बना। विशेषताएं पाली की हम देखते हैं। इसमें री, री, ए, ओ, श, श तथा विसर्ग आदि वैदिक ध्वनियाँ लुप्त हो गई है। मैं इसका PDF भी आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, इसलिए आप ये मत सोचिए कि भाई इसमें इसका PDF नहीं आ रहा। इसमें री, री, ए, ओ, श शलजम वाला, श षटकोण वाला तथा विसर्ग आदि वैदिक ध्वनियाँ लुप्त हो गई। नंबर 2, पाली में प्राय संस्कृत की ध्वनि ए और ओ ध्वनि ओ हो गई तथा कैलाश, कैलाश, कैलाश क्या बन गया? कैलाश। गौतम, गौतम। इसमें विसर्ग संधि नहीं है। पाली में तीनों लिंग है। द्विवचन की व्याख्या नहीं है। इसमें बलाघात का प्रयोग होता है। अगली जो विशेषता है पाली की, पाली में परंपरागत तद्भव शब्दों की बहुलता है। तत्सम संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं, तद्भव उसके बिगड़े हुए रूप है। अब हम एक बार तो हमने पाली की चर्चा की, विस्तृत रूप से हम और आगे चर्चा भी करेंगे। अब हम लेते हैं प्राकृत। इसे द्वितीय प्राकृत और साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, विगत में मैंने आपको बताया। इसका काल प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हो गए हैं। कौन कौन से रूप? वो ये है, पहला है मागधी। इसका विकास मगध के निकटवर्ती क्षेत्र में हुआ। इसमें कोई साहित्यिक कृति उपलब्ध नहीं है। विशेषता, इसकी व्याकरणिक जो विशेषता है वो इसमें जैसे सका का जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। यथा सप्त का जो त है वह पूर्व में होकर पुलिस, वो सप्त का त बन गया, त मतलब सप्त का केवल सत्य बन गया, पुरु का पुलिस। इसमें र का लोप हो जाता है, र का ल हो जाता है। यथा पुरुष का पुलिस। ज के स्थान पर य हो जाता है तथा जानाति क्या बन गया? जाना, यानादि। ज के स्थान पर क्या बन गया? य। जानाति क्या बन गया? यानाति। अब हम मागधी का जो अगला रूप है अपभ्रंश में अर्ध मागधी को लेते हैं। यह मागधी तथा शौर श्रेणी के मध्य बोली जाने वाली भाषा थी। यह जैन साहित्य की भाषा थी। भगवान महावीर के उपदेश इसी भाषा में है। इसकी जो व्याकरणिक विशेषता है वो है कि तीनों स, श, श और स के लिए केवल स का, स मतलब सपेरे का, स सपेरे का ही प्रयोग होता है। जैसे श्रावक, श्रावक की जगह सावक का। इसमें दंत्य ध्वनियाँ मूर्धन्य हो जाती है, जो दांतों के बीच में जो बोली जाती है, जिनको बोलने पर दांतों का स्पर्श होता है। जैसे स्थिर, स्थिर आप बोलिए, दांत का इसमें प्रयोग होता है। स्थिर क्या बन गया? ठिय। स्पर्श ध्वनि के लोप पर यह श्रुति मिलती है। यथा सागर क्या बन गया? सायर। और गगन क्या बन गया? गयन। मैं आपको इसका PDF दूंगी और अगले जो व्याख्यान है उसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें इसको देखेंगे, करेंगे व्याकरणिक विशेषताओं के अंतर्गत, और कौन कौन से ऐसे प्राकृत के अंदर, अर्धमागधी के अंतर्गत जो परिवर्तन शनि शनि हुए हैं, कौन कौन सी संधियाँ रही है, उसका भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही।